कर दूं? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर केमिस्ट्री सेशन। मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी। आज हमारा सेशन नंबर है 2। ठीक है, आज हम करने वाले हैं बहुत चीज़ें, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। लास्ट सेशन मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के लिए रखा था क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएंगी। स्पेशली जो पहला चैप्टर है आपके 11th स्टैंडर्ड का, मोल कॉन्सेप्ट है ही फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट और चैप्टर, एंड बहुत ही बेसिक मैथ्स उसके लिए आनी ज़रूरी होती है। आज हम बेसिक मैथ्स के साथ साथ वो वाली मैथ्स करेंगे जो केमिस्ट्री की मैथ्स है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ आएगा, बट उसके साथ में आज ही हम करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास एंड मोल्स। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 फॉर मोल कॉन्सेप्ट। और आज का कंटेंट्स बच्चा ये रहने वाले। सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें जो गड़बड़ करके आती हो ना, आप एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके जेईई एग्जाम में, राइट? वहां पे ना ये साइंटिफिक नोटेशन में ही वो गड़बड़ियां कर देते हैं जहां पे आपको डाउट्स आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आज ये डाउट्स हम पूरे के पूरे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स जानने जरूरी हैं। ऐसा बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हट गया है कोर्स से, बट एनटीए कभी कोर्स ऐड सब्ट्रैक्ट करता रहता है, तो हम कुछ चीज छोड़ने ही नहीं वाले। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कवर कर लेंगे। उसके बाद एसआई यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स आने ही चाहिए। ये वो टॉपिक है जो बचपन से 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से यहाँ पे है तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। एंड लास्ट में हम बाकी मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक चीजें जैसे एटॉमिक मास, मोलर मास, एवोगाड्रोस नंबर, ये सारी चीजें आज यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन विद सो मेनी एग्जाम्पल्स करने वाले। मेरे साथ एग्जाम्पल्स करोगे तो इजी लगेगा ये चैप्टर, राइट? सो लेट अस बिगिन। रिकैप में बस ये बताना था कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या किया था। हमने लॉग्स के बारे में पढ़ा था, ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। बेसिक मैथमेटिक्स, स्पेशली हमने एक्सपोनेंट्स सॉल्व कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उनका डिवीजन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने बात करी थी, राइट? आज हम हमारा नया टॉपिक सीधे स्टार्ट करते हैं, विच इज साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें ना आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि इस प्रकार से लिखी होती है। समथिंग, फॉर एग्जाम्पल इधर पे कोई नंबर होगा, मैं उसकी जगह डैश लिख रही हूँ, इनटू 10 टू द पावर समथिंग में जैसे n लिख दिया। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू में यहाँ बेसिक दे रही हूँ। मैं इसलिए इसको बेसिक बोल रही हूँ क्योंकि एकदम से मेरे बताते ही आपको ये बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उससे ज्यादा समझ आता रहेगा, जो कि पूरी केमिस्ट्री में, पूरी क्लास 11th, पूरी क्लास 12th में इस प्रकार के नोटेशंस, जिनको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशंस, हर जगह यूज होंगे। सो लेट अस बिगिन। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या लिखा है, पहले डेफिनेशन पढ़ो। व्हेन अ नंबर विच इज 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10। समझ आ रही है कि वो नंबर 0 नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। मतलब 1 से 9 के बीच में नंबर होना चाहिए, राइट? सॉरी, 1 से ज्यादा तो 2 हो गया, जो भी 1.9 कुछ भी हो सकता है। is multiplied by 10 to the power x is considered to be in scientific notation। समझ गए ये चीज? उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखो। इसके एग्जाम्पल्स में जैसे कि ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 7.8 इंटू 10 टू द पावर 4। ये एकदम करेक्ट नोटेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो नंबर है, कैन एवरीबडी सी, ये नंबर कैसा है? 10 से कम है, 1 से ज्यादा है, और उसके आगे डेसिमल पॉइंट है, और 10 टू द पावर जो भी पावर आनी है आ सकती है, डजंट मैटर, कोई भी पावर हो सकती है। सिमिलरली ये 9.99 वंस अगेन कैसा नंबर है? ये फिर से बच्चा इस प्रकार का नंबर है, 10 से कम है, 1 से ज्यादा इंटू 10 टू द पावर 3। बट रॉन्ग नोटेशंस देखो, यही चीज आती है जो एग्जाम में बच्चे गलत करके आते हैं। 0.34 इंटू 10 टू द पावर 6, क्या ये 0 यहाँ पे पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पहली चीज ये लिखी कि 1 से ज्यादा नंबर होना चाहिए। तो दिस इज अ रॉन्ग साइंटिफिक नोटेशन, ऐसा नहीं लिख सकते। सिमिलरली 53.28 इंटू 10 टू द पावर 9 इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेट। मैं ये नहीं बोल रही कि इस प्रकार की चीजें आपको दिखेंगी नहीं, बट
ये करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट द साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। अगर ऑप्शंस आते हैं तो हम ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे? जिसमें डेसिमल पॉइंट से सिंगल डिजिट नंबर हो। ये डेसिमल पॉइंट है, इससे पहले मेरा सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए जो 1 से बड़ा और 10 से कम होना चाहिए, और इंटू 10 टू द पावर एनीथिंग। अंडरस्टूड? लेट अस गो टू द नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हमें इस प्रकार का नंबर दे दिया, ये रॉन्ग नंबर्स दे दिए, तो इसको हमें करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो बच्चा हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, ये वाला नंबर दे रखा है 372.6 इंटू 10 टू द पावर 5। ये गलत है, क्योंकि ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर है ये तो 10 से बहुत ज्यादा है, ऐसा हम नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको 1 2 प्लेसेस मूव करना पड़ेगा। कौन सी साइड मूव किया है? ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड मूव किया है। जैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड मूव किया है तो जो मेरी एक्सपोनेंट है बच्चा, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने मूव किया तो मेरे पास आ जाता है 3.726। अब यहाँ 10 टू द पावर 5 था। अब मेरे को कितनी इंक्रीज करनी है? मैंने कितना डेसिमल पॉइंट मूव किया? 1 2 डेसिमल पॉइंट। तो 5 + 2 कर दूंगी तो आ जाएगा 10 टू द पावर 7 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? सिमिलरली दूसरा केस भी हो सकता है कि कभी कभी आपको डेसिमल पॉइंट राइट साइड मूव करनी पड़ जाएगी, तो क्या करना है? सिर्फ वो वहां पे डिक्रीज कर देना उतना एक्सपोनेंशियल पॉइंट। एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इतना समझ आया? पहले मैंने सही और गलत साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में बताया। नेक्स्ट चीज बताई कि अगर गलत साइंटिफिक नोटेशन दिया हुआ है उसको सही में कैसे कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल पॉइंट हमें डेसिमल पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट होना चाहिए। वो सिंगल डिजिट 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 भी नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए, मतलब सिंगल डिजिट होना चाहिए, राइट। और फिर अगर लेफ्ट में मूव करूंगी तो एक्सपोनेंट प्लस कर दूंगी, और अगर राइट में मूव करती हूँ डेसिमल पॉइंट तो एक्सपोनेंट माइनस कर दूंगी। समझ गए? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे क्या है, इस प्रकार का आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन। देखो आंसर बाद में देखना। 0.00512 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या ये सही नोटेशन है? नहीं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले आपको दिख रहा है ये नंबर 1 से कम है, तो दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डेसिमल पॉइंट मूव करना है 1 2 3। कितना डेसिमल पॉइंट मूव किया? 3। किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में मूव किया मैंने। तो जैसे ही 3 डेसिमल पॉइंट राइट डायरेक्शन में मूव किया तो क्या हो जाएगा? 5.12 इंटू 10 टू द पावर 9 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दूं? कितना मूव किया? 1 2 3। तो सब्ट्रैक्ट करना है -3, तो कितना हो जाएगा? 9 - 3 6। तो 10 टू द पावर 6 इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? दिख रहा है सभी जो बोर्ड पे लिखा है? उसके बाद ये वाली चीज देखो, यहाँ पे फिर से क्या है? फिर से आपका ये नंबर है डेसिमल पॉइंट से पहले, ये डेसिमल पॉइंट है, इससे पहले सिंगल डिजिट 0 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? अब मुझे फिर से डेसिमल पॉइंट मूव करना है। 1 2 डेसिमल पॉइंट मूव किया तो क्या आ जाएगा? 9.62 इंटू 10 टू द पावर -4 पहले से था, सभी को दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्योंकि डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 1 2 कितना मूव किया? 2 मूव किया, तो मुझे क्या होगा? -4 -2, तो कितना हो गया? -6 हो गया। हुआ कि नहीं? तो करेक्ट आंसर इज 9.62 इंटू 10 टू द पावर -6। इजी। इस प्रकार से गलत नोटेशन को सही नोटेशन में कन्वर्ट करना इजी है। समझ आया होगा आई गेस। बाकी के एग्जाम्पल्स देखो। ये एग्जाम्पल्स क्या है? ये बता रखा है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 6.40 इंटू 10 टू द पावर 2, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? ये क्या है? 10 टू द पावर 2 का क्या मतलब है कि मैंने इस वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 6.42 को जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा? ये डेसिमल पॉइंट पूरा यहां तक मूव हो जाएगा और 640 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? ठीक है, ये ऐसा भी आपको करना आना चाहिए। एक तो साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है वो भी पता होना चाहिए। 6.40 इंटू 10 टू द पावर 2 का सिंपल मतलब है 640 इज द नंबर। सिमिलरली 3.851 इंटू 10 टू द पावर 1, मतलब इसको मैंने 10 से गुणा किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका क्या मतलब है कि ये डेसिमल पॉइंट एक इस साइड बढ़ जाएगा, तो 38.51 इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड?
अब इस वाले डेसिमल, इस वाले नोटेशन का मीनिंग क्या है, ये मीनिंग की बात हो रही है। 2.89 इंटू 10 टू द पावर -4, -4 का ये मतलब है कि डेसिमल पॉइंट मैंने 4 मूव किया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था 2.89, तो 4 प्लेसेस मूव करना। दिस इज द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, फर्स्ट प्लेस जैसे ही मूव किया तो आएगा 0.289, ठीक है, सेकंड प्लेस मूव किया तो आएगा 0.00289, राइट। फिर मैंने थर्ड प्लेस मूव किया तो आएगा 0.00289, फिर मैंने फोर्थ प्लेस मूव किया तो आएगा 0.0000289, यही है, इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट प्लेस मूव किया तो पॉइंट, सेकेंड मतलब 00, थर्ड मतलब 0.000, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। वहां पे एक 0 की कमी मुझे नजर आ रही है तो उसे सही कर लेना। उसके बाद है 8.65 इंटू 10 टू द पावर -1, फिर से ये इस तरफ मूव किया तो कितना हो जाएगा 0.865, इसका आंसर आ गया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नोटेशन समझ आया। साइंटिफिक नोटेशन इंटू 10 टू द पावर 2 का क्या मतलब है, एक और बार फिर से बता दूं क्या यहाँ पे कि 10 टू द पावर 2 का क्या मतलब होता है, इंटू 100 करना। ये होता है, दूसरे पेन से लिखती हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए। हाँ जी, क्या होता है, 10 टू द पावर 1 का मतलब होता है किसी भी नंबर को इंटू 10 करना, है ना। 10 टू द पावर 2 का मतलब होता है किसी भी नंबर को इंटू 100 करना। 10 टू द पावर 3 का मतलब होता है किसी भी नंबर को इंटू 1000 करना। सिमिलरली जितने 10 टू द पावर्स लगाते जाओ उतने जीरो, यहाँ पे 4 है तो 4 जीरोस आ गए, समझ गए। इसको उस नंबर को इससे इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। पर सिमिलरली जब 10 टू द पावर -1 इसका मतलब है कि उस नंबर को 10 से डिवाइड करना, मैं नंबर को n लिख रही हूँ। सिमिलरली 10 टू द पावर -2 का मतलब है कि नंबर को 100 से डिवाइड करना है। 10 टू द पावर -3 का मतलब है नंबर को 1000 से डिवाइड करना है। तो दिस इज वेरी वेरी इजी, इजंट इट? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए आगे, चलिए अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब होता है बच्चा? अब जब भी आप ये चीज़ें करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की बच्चा, जब भी बात होती है तो हम, हाँ ये मतलब फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार ही के लिए, इस बार ये जेईई मेंस से हट गया था, बट वंस अगेन नोबडी नोज जेईई 2025 की क्या सिचुएशन रहने वाली है, तो हम कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है? वो नंबर जिसका कोई सेंस है। सिग्निफिकेंट मतलब कि सिग्निफिकेंस, जैसे कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस किसका है? प्राइम मिनिस्टर का होता है। फॉर एग्जाम्पल राइट ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो उनका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है, राइट। तो वही होता है, इंपॉर्टेंस की बात हो जाती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ना जैसे इस प्रकार से आपके पास कुछ भी दे रखा है, इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बच्चा कैलकुलेट करने के, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। इसमें हम कैसे करेंगे, आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे इस प्रकार से आपके पास एग्जाम्पल है 0.005090, ठीक है। इसमें जो भी ये वाले नंबर हैं, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये जो डेसिमल पॉइंट वाला, इसके बाद वाले जो नंबर्स हैं सिग्निफिकेंट नहीं होते। क्या है? नॉट सिग्निफिकेंट। आइए चीज समझ। सबसे पहला सिग्निफिकेंट नंबर आया है इसमें 5। नॉन जीरो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। और जो जीरो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में आता है वो भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, 9 भी सिग्निफिकेंट है। पर ये जो जीरो है, ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये भी बच्चा सिग्निफिकेंट होता है। समझ आया क्या क्या है? डेसिमल पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डेसिमल पॉइंट में जो पहले पहले जीरोस आ जाते हैं वो सारे क्या है? नॉट सिग्निफिकेंट। तो शुरुआत है फर्स्ट नंबर से जो कि 5 है, मतलब जीरो के अलावा सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। 5 सिग्निफिकेंट है, जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है। और जो लास्ट वाला ट्रेलिंग जीरो है डेसिमल वाले में, वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है मेरे 4। ये आइडेंटिफाई करना आ गया। आगे चलते हैं,
ठीक है। अब देखो रूल्स देखते हैं सबसे पहले विदाउट द डेसिमल पॉइंट। अभी आपने डेसिमल पॉइंट के साथ की बात करी, अब हम विदाउट द डेसिमल पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो विदाउट द डेसिमल पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे एक नंबर दिया हुआ है 200,500, ये क्या है, इसमें कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है हमें कैलकुलेट करने, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट काउंटिंग फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है ये वाली, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है काउंट करना, फिर स्टॉप करना है काउंटिंग फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑन द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है बच्चा, इसमें क्या है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, ये वाली, तो यहीं पे खत्म कर देनी है। नॉन जीरो डिजिट सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो बीच में जीरोस आते हैं दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के, वो भी सारे क्या होते हैं बच्चा, सिग्निफिकेंट होते हैं। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि 200,500 है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर्स है, इसमें देखो द फर्स्ट 2 zeros 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें केवल और केवल देखो ये तो होगा सिग्निफिकेंट, इसमें केवल ये है आपके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये जो 2 zeros हैं सिग्निफिकेंट नहीं है। ये चीज समझ आई। जब विदाउट डेसिमल पॉइंट की बात, विद डेसिमल पॉइंट में याद है जो ट्रेलिंग जीरो था, लास्ट वाला जीरो था, वो भी सिग्निफिकेंट था, डेसिमल जैसे ही आ जाता है, पर क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, विदाउट द डेसिमल है, तो फिर शुरुआत के सारे नंबर्स क्या हैं, आपके सिग्निफिकेंट होते हैं, एक्सेप्ट जो लास्ट में जीरो आ जाता है। अब जो दो बीच के नॉन जीरो नंबर्स है, उनके बीच में जो भी जीरो आता है वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस नंबर में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 4 2005। इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन में समझ आएगा जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स काम आते हैं। कैसे, एक एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। इतना चीज समझ आई, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट नंबर्स जो होते हैं बच्चे, एग्जैक्ट नंबर्स के हम कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स मानते हैं, उनके हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स मानते हैं। मतलब कोई एग्जैक्ट नंबर है, उसमें अगर कोई पूछ ले एग्जाम में कि इसके कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो वहां पे क्या लिखाएंगे आंसर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होते हैं एग्जैक्ट नंबर्स, कैन बी कंसिडर्ड टू हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एज सच कैलकुलेशंस आर नॉट सब्जेक्ट टू एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, चलो इसका आंसर कौन बताएगा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इन 5010। वेरी इजी, वंस अगेन वेरी इजी। यहाँ पे बच्चा फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कितनी डिजिट्स हैं, मुझे तो लगता है ये जो ट्रेलिंग जीरो है, दिस वोंट बी सिग्निफिकेंट, केवल 501, ओनली 501 आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो यहाँ पे 3 हो गया इसका आंसर। इजी, ट्रेलिंग जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट होता तो पक्का से ये भी काउंट होता, पर अभी ये क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पे केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा बड़ा 3। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो डेसिमल पॉइंट के साथ क्या क्या रूल्स हैं, एक बार तो मैंने डिस्कस कर ही दिया। सबसे पहले आपको इस 5 से, जैसे ये वाला नंबर है 0.0058000, ये नंबर है, राइट। सबसे पहले ये दोनों तो काउंट करने ही नहीं है, इनको तो कैंसिल कर दो। 5 से स्टार्ट करना है, 5 है सिग्निफिकेंट, 8 भी है इसमें सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसमें क्या है, स्टार्ट काउंटिंग फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये नॉन जीरो फर्स्ट इज 5 here. Next is stop counting for significant figures on the very last digit, regardless whether or not the last digit is a zero or a non-zero. मतलब zero वाली भी significant होगी, ठीक है। Non-zero digits are always significant. Next is any zero after the first non-zero digit is significant. ठीक है, तो यहाँ पे कितने significant numbers हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हुए, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वही जो चीज अभी हमने की थी। इजी इजी समझ आया कि डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जीरोस काउंट करते हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट के लास्ट वाले जीरोस काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें बताइए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इन दिस, कि कौन बताएगा। फिर से वेरी इजी, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट 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 सिग्निफिकेंट, कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो इसका टोटल आंसर हो गया 5, राइट। 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। इजी कॉन्सेप्ट से आगे चलते हैं। अब ये देखो द साइंटिफिक नोटेशन फॉर 4 5
4548 इज 4.548 इंटू 10 टू द पावर 3। ये क्या सही स्टेटमेंट है? हाँ, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, राइट। क्यों बच्चा? देखो इसमें क्या दे रखा है, 4548 को मुझे किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहली चीज जो साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर से पहली चीज जो मैंने करवाई थी क्या थी? साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं हम? सबसे पहले एक सिंगल डिजिट लेते हैं जो कि 1 से ज्यादा होना चाहिए और 9 से कम होना चाहिए, जो कि मैंने ले लिया 4। उसके बाद मैंने लगा दिया डेसिमल पॉइंट 4.548 लगा दिया। अब क्या करना है मुझे? अब देखो, अब क्या किया मैंने? ये इमेजिन किया था कि यहाँ पे कोई डेसिमल, इमेजिन किया है नहीं, इमेजिन किया यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और मैंने इसे मूव किया 1 2 3। कितना मूव किया? 3 मूव किया। वो भी कहाँ पे? बैकवर्ड डायरेक्शन में। किया कि नहीं किया? इनटू 10 रेज़ टू द पावर। और जब भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, 3 प्लेसेस मूव की, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो इंक्रीज होती है पावर, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगी इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये सिंपल सी बात हो गई कि आपको सिंपल नंबर 4584 को 4548 जैसे सिंपल नंबर है उसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इजी है कि नहीं इजी? ठीक है, क्योंकि हम अभी डेसिमल पॉइंट जैसे उल्टा बैक में लेके गए, लेफ्ट में लेके गए, तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव आई, पर अगर यही मैं राइट में लेके जाती तो पावर मेरी नेगेटिव हो जाती, इजंट इट? चलिए नेक्स्ट पे चलिए। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इन 1.52 इंटू 10 टू द पावर 6? ये कौन बताएगा? 1.52 इंटू 10 टू द पावर 6 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? जल्दी से बताइए। ये फिर से इजी तो है ना, 1.52 इंटू 10 टू द पावर 6 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है सभी को? सभी को 3 दिख रही है यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स? या फिर ये मैं होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है? ये वाला एक बारी मैंने वैसे तो बता दिया है, बट स्टिल टेक इट एज होमवर्क। नहीं आता, थोड़ी भी कंफ्यूजन होती है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये क्या करना है? राउंड 32445.34 टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ध्यान रखो, 32445.34 को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आप कैसे राउंड ऑफ करेंगे? तो देखो बच्चा, राउंड ऑफ करने का क्या मतलब है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 2, तो ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो नाम यही खत्म हो गई। अब बाकी का क्या करूं? तो अब ये देखो, ये जो 4 है ये कैसा है? ये है 5 से कम, राइट? जब 5 से कम है तो इसके आगे मैं केवल 32 0 0 0 इस प्रकार से लिख सकती हूँ। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकती? तो ये क्या है? ये अभी भी मेरा ये कैसा हो गया? ये मेरा हो गया 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। समझ आया? पर इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार का क्वेश्चन होता है 32645.34। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार का सवाल होता आपके पास। अब इसमें क्या करना था? इसको फिर से पूछा हुआ है कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में इस नंबर को अगर हमें राउंड ऑफ करना तो क्या होगा? तो बच्चा फिर से फर्स्ट 2 डिजिट्स 3 2, पर आपको दिख रहा है कि 2 के बाद क्या है? 6 है। 6 क्या है? 5 से बड़ा। ये चीजें बचपन में सीखते हैं, जब भी 5 से बड़ी चीज होती है तो फिर इसके नेक्स्ट वाली चीज क्या हो जाती है? उसमें एडिशन हो जाता है, 1 का हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 3 0 0 0। ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ। अभी तक राउंडिंग ऑफ की मेथड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 3 2 6 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 3 2 4 दिया हुआ है, राइट? अब इसको आपको राउंड ऑफ करना है। केवल ये 3 डिजिट्स है, ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर को मुझे ऐसे 2 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। किसमें? 2 डिजिट्स में, ठीक है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट में क्या होगा? 3 2 6। यहाँ पे बच्चा क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 6 नंबर लिखा हुआ है, राइट? 6 नंबर को क्या कर सकती हूँ? 6 क्या है मेरा? 5 से बड़ा। तो जैसे ही 5 से बड़ा नंबर आ जाता है तो मुझे क्या करना होता है? यहाँ इस नंबर पे +1 करना होता है। 3 तो +1 करूंगी 3 और यहाँ पे 0।
अब सिमिलरली यहाँ पे 3 2 4 है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, 5 से कम है तो ये 2 सेम एज 2 ही रहेगा। इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में करना है तो हो जाएगा 3 2 0, इस प्रकार से। समझ आया? ठीक है, इजी। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है बच्चा ये रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या है, व्हेन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स द एंड रिजल्ट शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब मैंने जैसे बोला कि जो हम कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये कहाँ काम आते हैं, तो जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दो नंबर्स को मुझे ऐड करना है, ठीक है। अब जो मेरा एडिशन प्रोडक्ट है उसमें मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए वो मैं यहाँ से डिसाइड करूंगी। तो बच्चा जब भी इन दोनों को ऐड करती हूँ तो फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर आता है, जो भी मेरा आंसर आएगा, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले काउंट करो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स है यहाँ पे 2, है कि नहीं। तो लीस्ट 2 हो गए, ठीक है। फाइंड y, अगर y का आंसर फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, y का आंसर फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, ठीक है। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, इसमें है 1 2 3 4, है कि नहीं, 4 और ये 5 भी हो गया। अब इसको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में करना है तो कैसे कर सकती हूँ, इस प्रकार से कर सकती हूँ 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 0 0, इस प्रकार से 0.00 कर सकती हूँ इस प्रकार से। तो ये मेरे फिर से कितने आ गए, 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स आ गए। समझ गए। सिमिलरली जब मुझे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें भी हम क्या देखते हैं बच्चा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एकांशी टू जॉइन बट शी इज नॉट हियर। चलो समझ आया। अब मल्टीप्लिकेशन में भी हम क्या देखते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है पर यहाँ पे तो 3 है। तो हम क्या लेंगे, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे विच इज 13। सो 1300 इज द राइट आंसर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 ही है। इस प्रकार से हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, ये समझ आया। अब देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया। इस बेसिक आइडिया पे आपकी डीएसए भी है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बट मोस्टली ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट से, इसमें केमिस्ट्री कहीं नहीं आ रही थी। साइंटिफिक नोटेशन जो था वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया क्योंकि वो यहाँ पे बहुत यूज होता है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिजिट्स और इनमें और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यू कैन आस्क योर मैथ्स टीचर, करेक्ट। अब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करें, हमारी मैथ्स पूरी कंप्लीट हो गई है। अब केमिस्ट्री में इसमें अभी भी थोड़ी थोड़ी मैथ्स आएगी, मैं बता रही हूँ, बट स्टिल केमिस्ट्री क्या है, पूरा मैटर है क्या केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्यों ही पढ़नी है, क्योंकि बच्चा जो पूरा संसार है हमारा वो किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है, ठीक है। और मैटर हमारा उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। अब क्या मैटर से बना हुआ है, मैं खुद मैटर से बनी हूँ। टेबल, चेयर, पेन, रिमोट सब कुछ क्या है, मैटर है। अब जो मैटर है वो काफी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, क्लासिफिकेशंस होती है। 3 तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पढ़ते नहीं आ रहे। पर अभी तो हमें ये भी पता है कि 4th स्टेट होती है प्लाज्मा स्टेट, 5th स्टेट भी होती है, मतलब अब तो स्टेट्स आए जा रही हैं, राइट। तो फिर अब क्या है, वही क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात है जो बचपन से पढ़ते आ रहे, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, एक तो इस प्रकार से क्लासिफाई कर दे। दूसरा प्रकार है मैटर का कि जो मैटर है मेरे पास वो क्या एकदम उसकी प्योर स्टेट में है। प्योर का मतलब है कि अगर किसी में कार्बन है तो केवल कार्बन कार्बन होगा, अगर किसी में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, या फिर ये भी हो सकता है अगर किसी में सिर्फ वाटर है तो वाटर वाटर होगा, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, राइट। तो इस प्रकार से मैटर डिवाइड होता है 2 चीजों में, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज नथिंग न्यू। प्योर सब्सटेंसेस में कौन कौन से आते हैं, एलिमेंट आ जाता है और कंपाउंड आ जाता है। वही बात है, एलिमेंट मतलब एलिमेंट क्या होता है, जो सिर्फ एक ही चीज से बना होता है। कंपाउंड क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा चीजों से बने होते हैं। मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, केमिकल। ये कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसे केमिकली फॉर्म्ड होते हैं, उसको हम सिर्फ किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। पर मिक्सचर्स तो हमें पता है फिजिकल मिक्सचर्स होते हैं, फिजिकल प्रोसेस से आसानी से
अलग हो जाते हैं, जैसे कि शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर आसानी से अलग हो सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, इन सब टेक्निक से। वो होते हैं मिक्सचर्स। कंपाउंड्स जैसे कि आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, उसको कैल्शियम कार्बोनेट तो चलो फिर भी इजी है अलग करना, बट कोई और कोई मिनरल हो गया जैसे बॉक्साइट और ये सारे मिनरल्स हैं, इनको इजीली नहीं अलग किया जा सकता, प्रोसेसेस लगते हैं इनको अलग करने के लिए, इसीलिए इसको कंपाउंड बोला जाता है। अब चलिए फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। मैटर हो गया, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री में ना बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपसे पूछी जाएंगी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जैसे कि हर जगह आपकी क्वांटिटी आने वाली, जैसे कि आपका एरिया होता है मीटर स्क्वायर, अब पर केमिस्ट्री में क्या आने वाली, डेंसिटी आने वाली डेंसिटी, और बाकी चीजें बहुत सारी नए नए टर्म्स आपके इंट्रोड्यूस होंगे, जैसे कि आप जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। जैसे एक तो फिजिक्स में क्या होती है कि रेट, किस रेट से ट्रेन भाग रही है और मोटरसाइकिल भाग रही है, राइट। तो यहाँ केमिस्ट्री में भी रेट है, पर किसकी है, रिएक्शन की रेट है, कि रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स कितनी तेजी से भाग रहे हैं। जैसे वहां पे तो गाड़ियां भाग रही हैं, यहाँ मॉलिक्यूल्स भागेंगे तो रेट आ गई, रेट में फिर से यूनिट आ जाएगी। अब ये जो मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, यहाँ पे यूनिट से डिफरेंट है, एक एवोगाड्रो नंबर आएगा जिसके बारे में बात करूंगी, उसकी यूनिट ही अलग है, राइट। तो ये सारी यूनिट्स, डायमेंशंस, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है बच्चा, वो कैसी होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है बेस क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटीज फिक्स्ड है, कितनी है बेस क्वांटिटीज, 7 बेस क्वांटिटीज हैं। इन्हीं क्वांटिटीज से बाकी सारी अदर क्वांटिटीज बनी है। फॉर एग्जाम्पल, बेस का मतलब होता है मास हो गया, जैसे मेरा मास है जो ग्राम्स में होता है, केजीज में होता है, ये क्या होता है बच्चा, ये बेस क्वांटिटी है, ये किसी से डिराइव्ड नहीं है। लेंथ है, मीटर में लेंथ होती है, वो बेस क्वांटिटी है। पर अगर एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो वो क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई लेंथ की। हुई कि नहीं हुई। सिमिलरली टाइम, टाइम क्या है, बेस क्वांटिटी, इसका कोई डिराइव्ड नहीं है कहीं से। पर अगर मैं रेट की बात करूं, रेट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब लेंथ अपॉन टाइम हो गया, तो क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, इस प्रकार से हो गया। हुआ कि नहीं। तो वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। बेस 7 होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं जिसको मोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल्स। ये चैप्टर का नाम ही मोल कॉन्सेप्ट है। मोल क्या बला है वो सब हम सीखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट, करंट भी बेस क्वांटिटी है। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडलाइज की यूनिट होती है, ये भी आपकी एक बेस क्वांटिटी है। फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती है जो बेस क्वांटिटी से डिराइव की, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, लेंथ बेस क्वांटिटी है, पर एरिया हो गया, डेंसिटी हो गई और आपका वॉल्यूम हो गया, ये सारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है। सिमिलरली आपका जो वॉल्यूम, वेलोसिटी, इन सब की बातें हो गई यहाँ पे। चलिए आगे, अब देखिए इसकी बात करते हैं हम। फिजिकल क्वांटिटीज में हम किसकी बात कर रहे हैं, बाकी जो 7 फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये बच्चा कौन से, मतलब ये जो फिक्स्ड क्वांटिटीज हैं, मतलब 1 मीटर इतना ही होगा, ये किसने डिसाइड किया। मतलब कोई अपनी मर्जी से तो नहीं दे देता ना कि ये 1 मीटर का रिमोट है, ऐसे नहीं बोल सकती। 1 मीटर की लेंथ फिक्स्ड है, वो जो फिक्स करी है लेंथ, और एक टाइम, 1 सेकेंड, जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये भी फिक्स किया गया है। किसने फिक्स किया है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करती है, तो बच्चा वो है बच्चा आपका फ्रेंच सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे आपके स्टैंडर्डाइज यूनिट्स का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखती है यूनिवर्सली। तो ये बोलती है कि फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की एसआई यूनिट है बच्चा मीटर। एसआई यूनिट होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है इसकी मीटर। सिमिलरली मास की है केजी। ठीक है, इसकी मीटर है, इसकी केजी है, टाइम की सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है।
टेम्परेचर की केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ दे रखी है। तो एसआई यूनिट्स बच्चा ये है, बाकी क्या है ऊपर नीचे वाली यूनिट्स कैसे निकालते हैं मैम, मीटर से सेंटीमीटर कैसे निकालते हैं, डेसीमीटर कैसे निकालते हैं, नैनोमीटर कैसे निकालते हैं, माइक्रोमीटर कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे। बेस क्वांटिटी सीख गए जो कि फिक्स्ड करी हुई है किसने, फ्रेंच सिस्टम में इंटरनेशनल ने, और ये 7 ही है बेस क्वांटिटीज, बाकी सारी क्वांटिटीज इनसे डिराइव्ड हैं, ठीक है, और इनकी एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स यहाँ पे गिवन है। चलो आगे आगे क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि मैम मीटर में अगर कपड़ा है तो उसको सेंटीमीटर किलोमीटर में कैसे देखूंगी, तो बच्चा आपको कन्वर्जन्स आने चाहिए। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर तो आप हर रोज की जिंदगी में सुनते हैं, इसलिए आपके लिए इजी है इनको रिलेट करना। बट सिर्फ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर्स नहीं होते, बाकी और भी वैल्यूज होती हैं कि जितना जितना छोटू साइज होता जाएगा, जितना जितना बड़ा साइज होता जाएगा, वैसे वैसे इनको और नेम्स दिए गए। कैसे, लेट अस स्टार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं डेसी से, तो सबसे पहले डेसीमीटर, आप ना ये डेसी के आगे कुछ भी हो सकता है, मैं मीटर भी हो सकता है, डेसी कैंडला भी, देखो डेसीमीटर भी हो सकता है, डेसी किलोग्राम भी हो सकता है। तो मतलब डेसी का क्या मतलब होता है बच्चा, डेसीग्राम भी हो सकता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि 10 टू द पावर -1, ठीक है। तो एसआई यूनिट से जब भी 10 टू द पावर -1 कर दूं, किससे, एसआई यूनिट से, याद रखो एसआई यूनिट से जब भी 10 टू द पावर -1 करेंगे तो हो जाता है डेसीमीटर। फिर सेंटीमीटर क्या होता है, 10 टू द पावर -2, ठीक है। मिलीमीटर होता है 10 टू द पावर -3, फिर माइक्रोमीटर होता है 10 टू द पावर -6, याद रखो नेम्स। नैनो होता है -9, पीको होता है -12, फिर पीटा, देखो ये माइनस वाले यहाँ पे खत्म हो गए, अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किलो की नीचे से स्टार्ट करते हैं, किलो 10 टू द पावर 3, उसके बाद मेगा 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9 इज गीगा, टेरा इज 10 टू द पावर 12 एंड पीटा इज 10 टू द पावर 15। ये चीजें समझ आई, पीको, और इसके आगे एक और मैं आपको लिखवा देती हूँ, पीको और एक फेम्टोमीटर भी होता है, या फेम्टो सेकंड, फेम्टो का मतलब होता है 10 टू द पावर -15। ये भी एक चीज यहाँ पे ऐड कर लो, ये गिवन नहीं है ना गिवन। समझ आई ये चीज कि जब मुझे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो क्या करूंगी, इंटू 10 टू द पावर -2 कर दूंगी, ठीक है। पर अब जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो उल्टा हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, इजी सी बात है ना। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। ये क्या है, सेंटी का क्या मतलब है कि जब मैं, उसका ये मतलब होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, समझ आई ये चीज, यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। इसका ये मतलब होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, ये होता है। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। एरिया क्या है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। ये सब याद करने का अभी कोई सेंस नहीं है बच्चा, आगे चलते हैं, क्योंकि ये क्या आपको सिर्फ समझाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल एरिया लेंथ और लेंथ का डिराइव्ड क्वांटिटी है, वॉल्यूम लेंथ का डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये एक तरीके से लेंथ ही ना, लेंथ विड्थ हाइट, राइट। उसके बाद डेंसिटी मास और लेंथ विड्थ हाइट का डिराइव्ड क्वांटिटी है। फिर स्पीड लेंथ और टाइम का डिराइव्ड क्वांटिटी। तो सारी अदर क्वांटिटीज क्या डिराइव्ड क्वांटिटीज है फ्रॉम योर बेस क्वांटिटीज, अंडरस्टूड। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन रिप्रेजेंट 10 टू द पावर -9। वेरी इजी क्वेश्चन। 10 टू द पावर -9 बहुत ही पॉपुलर चीज है। एक तो ना, एक चीज मैं बताती हूँ, बहुत बच्चों को नहीं पता होता। आपको पता है कि इंडिया में देयर इज अ नैनो साइंस इंस्टीट्यूट।
जहाँ पे नैनो स्केल्स पे रिसर्च होती है। एंड रिसेंटली भी नहीं बोल सकती, पास्ट डेकेड बोल देती हूँ, पास्ट 10 ईयर्स 12 ईयर्स में जो नैनो साइंस टेक्नोलॉजी है, जो नैनो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत बूम आया उसमें। स्पेशली जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई हैं वहाँ पे भी नैनो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो ये नैनो टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने ऐसे सेल्स बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो जो नैनो साइंस है ना, बहुत पॉपुलर होने वाली है आगे के फ्यूचर में। अभी देखो ऑलरेडी 10-12-15 सालों से आ चुकी है इंडिया में। दिस अ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट जहाँ सिर्फ नैनो स्केल पे रिसर्च होता है एंड स्टिल हम नैनो साइंस के बारे में इतना नहीं सुनते। तो आप सोच सकते हैं कि अभी भी कितना स्कोप इस साइंस में बाकी है। तो वंस अगेन कंसिडर कर सकते हैं एज योर करियर ऑप्शन रिसर्च करना नैनो टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि अपकमिंग साइंस है। तो क्या होता है कि इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया इसकी बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहते हैं। तो फिर से 10 to the power -9, जैसे मैंने बोला कि इसका मतलब होता है नैनो, और नैनो को हम n से रिप्रेजेंट करते, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है an industrial chemist produces 2.5 into 10 to the power 5 decimeter cube of fertilizer in a reaction. How much that is in meter cube? अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसमें क्या लिखा है कि वो 2.5 into 10 to the power 5 डेसीमीटर क्यूब क्या फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता है। इसको आपको मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करना है। तो फिर से देखो, मैं पीछे चलती हूँ, पीछे में चलूं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डेसीमीटर। डेसी क्या है, 10 to the power -1 है कि नहीं, 10 to the power -1 होता है, और यहाँ पे भी वही है ना, 10 to the power -1 होता है। मतलब कि जो डेसीमीटर है वो मीटर से कौन सी छोटी क्वांटिटी है कि नहीं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब हो गया कि मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसको 2.5 इंटू 10 to the power 5 को मुझे करना पड़ेगा इंटू 10 to the power 1, क्योंकि मुझे मीटर क्यूब में इसे बदलना है। -1 करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि डेसीमीटर में है, छोटू क्वांटिटी है, इसको मीटर में बदलने के लिए मुझे 10 to the power -1 करना पड़ेगा। अब -1 भी कितना, क्यूब है, दिख रहा है, तो इसको भी इंटू कर दूंगी, 10 to the power क्यूब कर दूंगी इसका भी, तो 10 to the power -3 हो जाएगा। तो होगा 2.5 इंटू 10 to the power 5, और यहाँ पे आएगा इंटू 10 raised to the power -3। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 raised to the power 5 - 3 is 2, तो 10 to the power 2 मीटर क्यूब। इजी पीजी आंसर आ गया, 2.5 इंटू 10 to the power 2 आ गया मीटर क्यूब। मैंने हाँ मीटर क्यूब लिखा है, मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? तो बस ये देखना है कि ये छोटू क्वांटिटी है डेसीमीटर क्यूब, छोटू को मोटू क्वांटिटी में बदलने के लिए, बड़ी क्वांटिटी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10 to the power -1। हमें ये तो पता है कि -1 होता है। अब इसमें से छोटू क्वांटिटी है डेसीमीटर को बड़ी क्वांटिटी में करना है, तो इंटू 10 to the power -1 कर दिया, राइट। पर इसी मीटर क्यूब को अगर फिर से मुझे डेसीमीटर क्यूब में करना है तो क्या करूंगी, इंटू 10 raised to the power 1 करूंगी, इंटू 3, क्योंकि क्यूब है। क्यों किया, क्योंकि क्यूब है, 3 बार है, इसीलिए इंटू 3 किया ये वाला, इसीलिए ये वाला 3 यहाँ पे यूज किया है। अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम आ चुके हैं, अब हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब हमने एंटर कर दी है डोमेन ऑफ योर मोल कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें बेसिक मैथ्स हो गई जो लास्ट क्लास में करी। आज हमने क्या क्या किया, आज हमने साइंटिफिक नोटेशंस पढ़ी, मैम मुझे याद है, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, थोड़ी बहुत जानकारी ली, ठीक है मैम समझ आ गई। नेक्स्ट चीज हमने क्या करी, नेक्स्ट चीज में हमने SI यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बात करी। SI यूनिट्स कौन कौन सी हैं, फिर उसको डिराइव कैसे करते हैं, पीको, फेम्टो, सेंटी, ये सब क्या होते हैं। ये आपको जो टेबल मैंने बताई थी अच्छे से रट लेना, क्योंकि इतने सवाल आते हैं ना जिसमें ये सारी डेसीमीटर क्यूब, फेम्टो, नैनो, पीको यूज होते हैं। 10 to the power -9 आपको बोलेंगे कि आप 10 to the power -15 के फॉर्म में आंसर दो, पिकोमीटर के फॉर्म में आंसर दो, राइट। वेवलेंथ्स निकालेंगे जब
मतलब सेकंड चैप्टर जो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे वेवलेंथ निकालने को आता है, तो उसमें बोलते हैं कि गिव द आंसर इन पिकोमीटर फेम्टोमीटर, तो आपको आना चाहिए निकालना, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अगेन इजी सा कॉन्सेप्ट है, बचपन से पढ़ते आ रहे। डाल्टन बच्चा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया, सबसे पहले बताया था कि एटम के बारे में। एटम को उन्होंने बोला था कि जब मैं एटम, कोई भी मेरे पास मैटर है, मैं उसको तोड़ता रहूं और इतना छोटा छोटा तोड़ दूं कि लास्ट में एक स्टेज आएगी, तब वो मेरा एटम और डिविजिबल नहीं हो पाएगा। उसको उन्होंने क्या बोला था, मैटर, ठीक है। उन्होंने बोला था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्होंने बोला कि ऐसी लास्ट स्टेज आती है जहां पे और वो पार्टिकल टूट नहीं पाता, उससे और ज्यादा टूट नहीं पाता, उसको उन्होंने बोला था एटम। अब क्योंकि वो और टूट नहीं पा रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल, इससे ज्यादा वो टूट ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब ना ही उसको और क्रिएट, एटम्स भैया एक ऐसी चीज है जिनको ना ही बनाया जा सकता है ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दिस मीन्स कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में कोई नया एटम बनता नहीं है, कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। यही बात यहाँ पे लिखिए, इट इज अ सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड द सेम नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। समझ आया। सबसे पहले डाल्टन ने बोला कि मैटर स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से बना, जिसको मैंने बोला एटम। सेकेंड चीज उन्होंने बोली है कि एटम्स को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। तो इसका ये मतलब हो गया कि मैम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन, जो भी मैं पूरी केमिस्ट्री में पढ़ूंगी, तो वहां पे कोई नई चीज जनरेट नहीं हो रही है, नया एटम जनरेट नहीं हो रहा है। कंपाउंड तो होगा, एटम वही रहेंगे, मतलब सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होने वाला है। समझ गए। चलिए आगे और पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। उन्होंने बोला था एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब कि जैसे कि इस केस में देखो NO2, N2, HNO3, N2O5, सब में क्या कॉमन है, नाइट्रोजन कॉमन है। बाकी एटम्स बदलते जा रहे हैं, एक में ऑक्सीजन है, एक में हाइड्रोजन है ना, सब बदलते जा रहे हैं, बट नाइट्रोजन कॉमन है। तो ये जो नाइट्रोजन है हर केस में, इवन दो ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं, बट हर केस में नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब सारी की सारी नाइट्रोजन्स आइडेंटिकल हैं, स्पेशली इन साइज, शेप एंड मास। इनका साइज भी सेम है, शेप भी सेम है और मास भी सेम है। समझिए, नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है, पूरे कंपाउंड की बात नहीं हो रही। सभी में सेम नाइट्रोजन है, मतलब कि जो इंडिया में नाइट्रोजन है वही यूएस में भी नाइट्रोजन होगी। पोल्यूशन हो सकता है पर एटम सेम रहेगा, यूनिवर्सली सेम है, ठीक है। उसके बाद atoms of different elements have different mass and size, क्या है, जो different atoms of different elements have different mass and size। ये तो हमें पता ही है कि ऑक्सीजन का अलग मास होगा और साइज होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा, सोडियम का अलग होगा। तो जो भी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है ना, इतनी बड़ी सारी पीरियोडिक टेबल, वो सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में क्या दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं। उन सभी एलिमेंट्स के बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर जो नाइट्रोजन है वो इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, कनाडा, मेक्सिको, सभी की नाइट्रोजन हर पूरे यूनिवर्स में सेम है, बट जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, वो एक दूसरे से सब अलग अलग है। तो जैसे ही एलिमेंट चेंज हुआ वैसे ही उसका मास, साइज, शेप सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या क्या है। नाइट्रोजन का मास होता है बच्चा 14, ऑक्सीजन का मास होता है 16 एंड हाइड्रोजन का मास होता है 1, ठीक है। अब ये मासेस कैसे डिटरमाइन किए वो भी आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्या लिखा है, जो एटम्स है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल होल नंबर्स की बात है कि H2O बनता है, पर कभी आपने H2.5O बनते हुए देखा है, नहीं ना।
तो क्या है कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं, ये यही बोलना चाहता है, वो एटम्स हमेशा होल नंबर 2, 1, 3, 4, 5 ऐसे कंबाइन करते हैं, कभी डेसिमल प्लेसेस में कंबाइन नहीं करते मोस्ट केसेस में। ये डाल्टन का बोलना था, पर आज हम ऐसे कंपाउंड्स जानते हैं जो डेसिमल प्लेसेस में कंबाइन होते हैं, उनकी बातचीत हम नहीं कर रहे, पर ये डाल्टन के पोस्टुलेट्स हैं। तब तक ये बोलते थे कि इस प्रकार से ही कंपाउंड बनते हैं H2O NO2, और ये लार्जली ट्रू स्टेटमेंट है, मोस्टली ऐसे ही होता है। 1% होगा तो केमिस्ट्री में हर जगह एक्सेप्शन है, तो ये यहाँ का एक्सेप्शन भी निकल जाएगा, बट लार्ज स्केल पे बोलने में एकदम सही स्टेटमेंट है कि हाँ, होल नंबर्स में ही एटम्स कंबाइन करते हैं। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक मास का। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, each element has a characteristic atomic mass. It is defined as mass of one atom of the element. ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि हर एटम जो भी अलग अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग मास होगा, ऑक्सीजन का अलग मास होगा, सबका कैरेक्टरिस्टिक मास होता है। ठीक है, एंड द मास ऑफ द इंडिविजुअल एटम इज वेरी वेरी स्मॉल एंड अ कॉम्प्लिकेटेड फिगर। तो अब हम एटॉमिक मासेस के बारे में बात करें। एटॉमिक मास क्या होता है? ये बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट का कुछ फिक्स एटॉमिक मास है, मतलब ऑक्सीजन अलग होगा, कार्बन अलग होगा, नाइट्रोजन अलग होगा, सोडियम अलग होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, सबके मासेस डिफरेंट होंगे, राइट? अब जब हम मास कैलकुलेट करते हैं, अब उसका एटम का मास क्या है? हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें तो भाई जड़ तक जाना है, उसकी तड़ तक जाना है कि होता क्या है, एक एटम क्या है। सबसे पहले मैंने बोला कि केमिस्ट्री पढ़ने के जैसे ही मैं बैठा तो मैं सोचूंगा यार ये तो सब कुछ मैटर से बना हुआ है। ठीक है, तो केमिस्ट्री कैसे सोचती है? हाँ यार, सब कुछ मैटर से बना हुआ है, और मैटर भी कैसा होता है? या तो लिक्विड होता है, या गैस होता है, या सॉलिड होता है, या प्लाज्मा होता है, और फिफ्थ स्टेट होती है, जो भी स्टेट्स अब और भी डिस्कवर हो चुके हैं। उसके बाद ठीक है मैम, ऐसा मैटर होता है, इनमें भी ऐसा होता है कि एलिमेंट्स होते हैं, फिर कंपाउंड्स होते हैं, फिर मिक्सचर्स होते हैं, करेक्ट? उसके बाद मैम अगर मैं मैटर को तोड़ती जाऊंगी तो मुझे ना एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसके बाद वो और टूटेगा ही नहीं, मतलब वो इनडिविजिबल पार्टिकल, छोटू सा पार्टिकल को मैंने बोल दिया एटम, इसके बाद टूट ही नहीं रहा। अब उस एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि यार जो एक तरीके का एटम है, जैसे नाइट्रोजन यहाँ का और कहीं का भी दुनिया में नाइट्रोजन ले लूंगी तो वो सेम है, पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स है ये सब एक दूसरे से अलग है। इतना मैं समझ गई। नेक्स्ट चीज क्या है, ये एक दूसरे से कैसे कंबाइन करते हैं? ये होल नंबर रेशियोज में कंबाइन करते हैं। अब हम एटॉमिक मास की कि मैम वो एटम तो जो मैंने तोड़ लिया, अब उसका मास कितना है? तो मास के बारे में ये कि बच्चे कि वो बहुत छोटू सा एटम है ना, उसका कितना ही मास होगा। तो जब उसका मास एक हाइड्रोजन एटम का कैलकुलेट करते तो इतना आता है 1.673 × 10⁻⁻24, मतलब इसमें इतने जीरोस हैं, 24 जीरोस दिख रहा है, 0.0000000, 24 जीरोस के बाद इतना कम इसका वो मास होता है। तो क्या इतना कम मास हर बार हर एटम का डिटरमाइन करना इजी प्रोसेस है? नहीं, हमारी मशीन्स भी इतना प्रिसाइज कैलकुलेशंस मोस्टली नहीं कर पाती। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें कोई इजी वे मिल जाए जिससे मैं हर एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल दूं। तो हाइड्रोजन का तो उन्होंने कैसे ना कैसे करके कैलकुलेट कर दिया, पर दुनिया के हर एलिमेंट का इस प्रकार से मास कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एटॉमिक मास में किसकी बात हो रही है? एक छोटू एटम के मास की बात हो रही है। इतना चीज सभी समझ गए? उसके बाद क्या है, अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये इतना छोटा एटम है, उसका मास इतना कम आता है, तो वो तो इम्पॉसिबल कैलकुलेशन होगी। इसको इजी बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की थ्योरी। रिलेटिव का क्या मतलब होता है? किसी चीज के मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास में सबसे स्मार्टेस्ट बच्चे हो, इसका ये मतलब है रिलेटिवली आपकी क्लास के दूसरे बच्चों के अनुसार आप सबसे ज्यादा स्मार्ट हो। पर आपको कहाँ किसी कोचिंग सेंटर में डाल दिया जाए, उस कोचिंग में क्या है, हर स्कूल का स्मार्ट बच्चा वहां पे आता है। अब वहां पे आप कितने स्मार्ट हो, अब वो रिलेटिव आपका डिफरेंट हो गया, हुआ कि नहीं? तो आप जिस जगह पे हो उस जगह के रिलेटिवली आपकी वो प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। तो सिमिलरली मास भी हमने रिलेटिवली डिसाइड किया। हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन जो एटम था उसका मास मान लिया कुछ भी, तो क्या बोला, ऑन अ हाइड्रोजन स्केल।
तो सबसे पहले हाइड्रोजन स्केल पे कोशिश की गई रिलेटिव एटॉमिक मास निकालनी। तो क्या किया था, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम करके हमने उसका रिलेटिव मास निकाल लिया। समझ रहे हो कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम का मास निकालना, तो क्या किया, कैल्शियम का मास निकालने के लिए मैंने उसको हाइड्रोजन के एक मास से रिलेट कर लिया। यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन एटम रखा, उसको मैंने मास 1 मान लिया, उसके अकॉर्डिंग अब मेरा ये जो कैल्शियम है वो कितना भारी है ऐसे कैलकुलेट किया। सिमिलरली उसके बाद आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्केल में क्या किया, अब मैंने जो भी मेरा एटम था, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ही ले रही हो भी, तो कैल्शियम को अब मैंने किससे मेजर किया, मेरी ऑक्सीजन एटम से मेजर किया। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन रख दी, ऑक्सीजन का मास मैंने पहले ही कैलकुलेट कर देता, ऑक्सीजन का मास मैंने मान लिया 1, ठीक है। जो भी इसने माना, इसने लिया था 1/16 मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। मतलब कि एक तराजू आप इमेजिन करो, मैं तराजू बनी हुई हूँ, अभी ध्यान रखना, एक तराजू पे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दिया और मैंने फॉर एग्जांपल उसका मास 1 मान लिया। अब उसके अकॉर्डिंग कैल्शियम का कितना मास आ रहा है, तो वो मैंने किसके रिलेटिव निकाला है, इसके रिलेटिव, ऑक्सीजन के, ठीक है। बट रिसेंट ईयर्स में क्या होता है, अभी फिलहाल ना ही हम हाइड्रोजन स्केल यूज करते हैं, ना ही हम कौन सा स्केल यूज करते हैं अपना ऑक्सीजन, अभी हम यूज करते हैं कार्बन स्केल। कौन सा, कार्बन। हम क्या करते हैं बच्चा, हम लेते हैं 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन। C12 का क्या मतलब है, वो वाला कार्बन जिसका मास नंबर क्या है, 12 है, ठीक है। कार्बन के 2 मास नंबर होते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं 12 और 14, पर हमने C12 वाला लिया है। समझ गए। तो हमने कार्बन, जैसे यहाँ तराजू दिख रहा है, अब हमने यहाँ पे कार्बन रख दिया, ठीक है। कार्बन का हमने वे किया, वो कार्बन के रिलेटिवली कैल्शियम कितना भारी है, तो हमने इस प्रकार से रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाले। तो ये चीज क्या है, थ्योरी में समझनी जरूरत है, इस पे कभी क्वेश्चंस नहीं बनते जेईई के। तो थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास, जो कि निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए साइंटिस्ट ने फिर रिलेटिवली निकालना स्टार्ट किया कि चलो यार मैं एक कार्बन वे कर लेता हूँ, उसके रिलेटिवली दूसरा कितना भारी हल्का है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अभी फिलहाल जो स्केल यूज होता है वो यही वाला है, कार्बन वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चा क्या है, नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास यूनिट। ये थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक मास यूनिट डिफरेंट है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, ये वही चीज है कि 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, वही बात बोली, जो कार्बन 12 का आइसोटोप है उसका 1/12 मास देते हैं। तो 1 एटॉमिक मास होती है बच्चा 1/112 मास इनटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कर लिया था, जो कि कुछ इसके इक्वल आता है, ठीक है। और 1 एटॉमिक, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। 1 एटॉमिक मास यूनिट को आजकल हम डाल्टन भी बोलते हैं, जिसको DA से यूज किया जाता है, बट ठीक है। और टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U। तो या तो आपको हर बार U दिखा हुआ मिलेगा, या फिर AMU दिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको DA डाल्टन दिखा हुआ मिलेगा। ये तीनों की तीनों सेम टर्म्स होती हैं, क्या बताती है, एटॉमिक मास यूनिट बताती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एटॉमिक। अब हम एटॉमिक मास फिर से डिफाइन कर रहे हैं, फिर से डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास। तो बच्चा इट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने पहले देखा कि यार एक एक एटम वे करके तो भैया जी बहुत टीडियस प्रोसेस है, 20-24 जीरोस आ जाते हैं, पहले इतना हल्का हम कैसे वे करेंगे। तो हमने पहले रिलेटिव का फंडा निकाला। अब रिलेटिव का फंडा निकाल के अब हमने सेट कर दिया कि अब हम कार्बन 12 से रिलेटिव चीजें ढूंढेंगे, कार्बन 12 से रिलेटिवली सभी के मासेस हम चेक करेंगे, ठीक है। उसको हमने नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट। अब उस एटॉमिक मास यूनिट को यूज करके हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करते हैं हर एक एलिमेंट की। तो बेसिक जो चीजें यहाँ लिखी है, एक बारी थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज हो जाती है अंडरस्टैंड, बट एक बार दिमाग में फंडा बना लो कि एटॉमिक मास एक एटम का मास है, पर उसको निकालना मुश्किल था। तो रिलेटिव लेके आए, रिलेटिव में हमने तय कर लिया कि अब हम कार्बन 12 भी यूज करेंगे, ठीक है। अब कार्बन 12 यूज करने के बाद उसको बोला मैंने कि वो है एटॉमिक मास यूनिट। अब उस एटॉमिक मास यूनिट से रिलेटिवली हम सारे और एलिमेंट्स का मास निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है और एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, अब बच्चा क्या होता है, ऑक्सीजन में कितने न्यूक्लियॉन्स है उस पे आपका एटॉमिक मास यूनिट डिपेंड करता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं बच्चा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो भी चीज न्यूक्लियस में होती है उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, राइट। तो उस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ऑक्सीजन में न्यूक्लियॉन्स होते हैं बच्चा 16, तो इसीलिए उसका एटॉमिक मास भी कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है, तो 16 इंटू 1 कर दिया, 16 AMU उसका आंसर आ गया। तो 16 इज द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। बट ये जो डेरिवेशन है ना, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट स्टिल थोड़ा सा बेसिक्स डेवलप करने के लिए मैं बता देती हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालना। फिर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू समेशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स इनटू परसेंटेज अबंडेंस अपॉन 100। समझ में क्या आया? अब देखो, मैंने जैसे बोला कि कार्बन के आइसोटोप्स, जैसे कार्बन 12 हो गया, कार्बन 14 हो गया। सिमिलरली क्लोरीन का होता है क्लोरीन 35.5 और शायद क्लोरीन 37। इस प्रकार से इसके आइसोटोप्स होते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं। आइसोटोप का मतलब होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट हो गया, मतलब उसके अंदर के जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स के बहुत सारे आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं। तो अब क्या है, मेरे पास एक कंपाउंड है कार्बन का। ठीक है, उसमें है तो सारे कार्बन्स, पर कहीं पे आइसोटोप्स आ गए, कार्बन 12 आ गया, कहीं पे कार्बन 14 आ गया, राइट। तो अब इस पूरे, जैसे कि मेरे पास एक पूरा इस प्रकार का एटम है, इस प्रकार का जो भी मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड में सारे कार्बन्स है, पर कार्बन्स में क्या है, कुछ 12 है, कुछ 14 है, कुछ 12 है, इस प्रकार से है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पूरे के पूरे कंपाउंड का एटॉमिक मास निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, मास तो कभी 12 है कभी 14 है, राइट। तो मैं इसका टोटल मास कैसे निकालूं, तो इसीलिए मुझे अब क्या निकालना पड़ता है, एवरेज एटॉमिक मास। समझ रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास मुझे निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालती हूँ, इस प्रकार से कि एटॉमिक मास का जो आइसोटोप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल C12 है, तो यहाँ पे लिखा है 12, इसका एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप हो गया, इनटू परसेंटेज अबंडेंस की 12 वाले कितने प्रतिशत प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल 12 वाले 80% प्रेजेंट है, तो 80 कर दिया, फिर कर दिया 14 प्लस 14 इंटू 14 वाले 20% प्रेजेंट है, अपॉन कर दिया 100। तो इससे मेरा क्या आ गया, एवरेज एटॉमिक मास। तो ये तो जैसे मैंने दो ही आपके ऐड करके दिखाए, इस प्रकार से आप 3 4 5, अगर किसी एलिमेंट के 5-6 आइसोटोप्स अवेलेबल हैं तो वो सारे भी ऐड हो जाते हैं और अपॉन कर देते हैं 100 पर। समझ आया कैसे, पहले उसका एटॉमिक मास इनटू क्या किया हमने, उसकी कितना परसेंटेज वो इसमें अवेलेबल है, प्लस दूसरे का एटॉमिक मास उसकी कितनी परसेंटेज है, प्लस तीसरे का एटॉमिक मास उसकी कितनी परसेंटेज है, इसे बढ़ाते जाओ और नीचे अपॉन 100 कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, लेट M1 M2 M3 भी एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, एंड जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ है, और A1 A2 A3 इनकी परसेंटेजेस है। तो कैसे होगा, M1 इंटू A1 प्लस M2 इंटू A2 प्लस M3 इंटू A3 ऐसे अपॉन 100। सिंपल, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकल गया, इजी। चलो आगे, अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब आपको एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे निकालना है। फिर से बहुत इजी है, मुझे एटॉमिक मास ऑफ दिस आइसोटोप दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया 10.013 इंटू इट्स परसेंटेज विच इज 19.9 प्लस नेक्स्ट क्या है 11.009 इंटू 80.2 हुआ। इस प्रकार से अपॉन कर दूंगी 100, तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा इसका एवरेज एटॉमिक मास। इजी क्वेश्चंस, इजी कॉन्सेप्ट्स, इजी फंडा। चलो आगे, अब देखो ये मैंने लिस्ट यहाँ पे इसलिए ऐड करी है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे एटॉमिक मासेस आपको गिवन है और आपको ये एटॉमिक मासेस टिप्स पे याद होने चाहिए। पूरी की पूरी मोल कॉन्सेप्ट में एटॉमिक मासेस ही भरे पड़े हैं।
समझ रहे हैं आप? अभी देखो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, पर वो तो पक्का से याद करने ही आपको। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन पे मैंने लिख दिया। लिथियम इतना नहीं पूछा जाता, सोडियम पूछा जाता है, याद रखना। सोडियम का होता है 23, कितना होता है 23। सिमिलरली पोटासियम का यहाँ पे लिखा हुआ है, पोटासियम का होता है 39, कितना होता है 39। और नेक्स्ट आता है कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 40, मैग्नीशियम का होता है 24, ठीक है। और मैं सारे इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, यहाँ से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन का पता होना चाहिए 12। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का पता होना चाहिए 14 एटॉमिक मास होता है। अभी यही मैं बोल रही हूँ कि कार्बन का हम क्या मान के चलते हैं, 12 एटॉमिक मास मान के चलते हैं, नाइट्रोजन का मान के चलते हैं 14, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का मान के चलते हैं हम 16, क्या मान के चलते हैं 16 ले लीजिएगा ऑक्सीजन का। फ्लोरीन का मान के चलते हैं, फ्लोरीन इतना नहीं आता, ठीक है, फ्लोरीन को एक बारी वो कर देते हैं इरेज। देखो जो हर बार आते ही आते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं, बच्चों को करवा चुके हैं, कम से कम 1000 एग्जाम्पल्स तो मेरी आंखों के आगे से गए होंगे इतने सालों में। तो वहां पे बच्चा ये कुछ चीजें जो पूछी जाती है, एल्यूमिनियम का पूछा जाता है, इसका होता है 27, ठीक है, कुछ बता देती हूँ। देखो इसीलिए पूरी पीरियोडिक टेबल आगे हो तो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट आता है सल्फर, वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, याद रखना 35.5, राइट। बस यही इंपॉर्टेंट है, तो देख लो कितनी कम चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है और हर बार ही पूछी जाती है, ठीक है। और एक और है कॉपर, कॉपर का 63.55 यहाँ पे लिखा हुआ है, 64 मान लो 63.55। तो सिर्फ इतनी सी चीजें जो हर बार पूछी जाती है, इनका आपको सभी का एटॉमिक मासेस लर्न होने चाहिए। नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसमें और क्लियरली आपको दिखने लगेगा, मार्क मैंने कर दिया है। चलिए आगे, चलिए अब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। बच्चा मैंने एटॉमिक मासेस तो आपको बता दिए, एटॉमिक मास क्या होते हैं आपको पता चल गया कि किसी एटम के मास की बात कर रही हूँ। पर एक सिर्फ एटम ही थोड़ी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट तो बच्चा अपने मॉलिक्यूल्स भी करते हैं, इजंट इट। तो जब मॉलिक्यूल्स भी हमारे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास भी निकालना आना चाहिए। जैसे कि H2SO4 का मास निकालना है, H2SO4 का कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी मैं, तो पहली बात, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, होता है 1, होता है एटॉमिक मास 1। कितनी हाइड्रोजन है, 2, तो 2 × 1 प्लस। अब सल्फर कितनी है, 1। अभी सल्फर का एटॉमिक मास बताया था मैंने, कितना था 32 लिखा। प्लस ऑक्सीजन कितनी है 4, तो 4 लिखा। और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बच्चा 16, तो 4 × 16, तो ये 98U। तो ये बच्चा H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आ गया, ये चीज समझ आई, ठीक है। तो H2SO4 का 98U, आपका 98U क्या था, एटॉमिक यूनिट्स इसका मॉलिक्यूलर मास है। और या इसको 98 ग्राम्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसको हम 98 ग्राम्स भी लिख सकते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, बस अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब हम मोल्स पे आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोल्स पे आ चुके हैं। अभी तक हमने बेसिक्स बात करी कि हर एक एटम का कोई मास होगा जिसको एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस है आपको लर्न करने हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, ये सारे हर बार पूछे जाते हैं, एल्यूमिनियम, ये सब मासेस आपको याद होने चाहिए, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट देखो, मोल्स की बात करते हैं। मोल्स के डरना नहीं है, मोल्स कैसे समझना है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके बनानास आते हैं, बनानास कैसे लेके आते हैं हम, एक दर्जन, कि एक दर्जन बनानास देते हो, मतलब कि दर्जन मतलब डजन मतलब का नंबर होता है 12, 1 डजन इज इक्वल टू 12, ये हमें पता है। तो डजन क्या हो गया, उसको मेजर करने की एक क्वांटिटी हो गई। सिमिलरली जैसे एक डजन में 12 चीजें होती हैं, वैसे ही एक मोल में बच्चा कितनी चीजें होती हैं, 6.022 × 10⁻23। अब ये कुछ भी हो सकता है, एक मोल आपकी बॉल्स हो सकती है, पेन्स हो सकते हैं, नोटबुक्स हो सकती है। अगर 1 मोल ऑफ नोटबुक है या 1 मोल ऑफ पेन से रखा है, इसका मतलब है कि आपके पास 6.022 × 10⁻23
पेन्स अवेलेबल है। समझ रहे हो? जैसे एक डजन क्या है, एक डजन तो सिर्फ एक क्वांटिटी, एक डजन कुछ भी हो सकता है, बनानास हो सकते हैं, बैग्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती है, एक डजन कुछ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से एक मोल कुछ भी हो सकता है। बट क्योंकि ये चैप्टर केमिस्ट्री में है तो मोस्टली जो मोल्स हम यूज करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटम्स इतनी छोटी छोटी क्वांटिटीज है, एक एक को गिनने लग जाएंगे तो हो गया काम। तो इसीलिए हमने एक बेसिक क्वांटिटी सेट कर दी है जिसका नाम हमने दिया है एवोगैड्रोस नंबर। ये नंबर इन साइंटिस्ट, अब ऐसा लगता होगा कि इन साइंटिस्ट ने दिया है इसलिए इसका नाम एवोगैड्रो है, बट ऐसा नहीं है। ये नंबर इन साइंटिस्ट ने बच्चा नहीं दिया, पर इन साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, बहुत अलग अलग लॉज दिए थे। तो इसी को मतलब इनको क्या करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनको थोड़ा सा नाम देने के लिए इन पे ये नंबर का नाम रखा गया। इन्होंने एवोगैड्रो नंबर नहीं दिया था, ये याद रखना, पर इनके नाम पे जरूर है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इसको एवोगैड्रोस नंबर बोला जाता है, जिसको हम Na से भी बच्चा रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, ये चीज समझ आई सभी को? ठीक है, डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ प्रेजेंट इन 12। अब यही चीज है कि वही जो अभी हमने बात करी कि जो भी 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक मोल। तो एक मोल कैसे डिफाइन किया गया था? एक मोल का नंबर इस प्रकार से डिफाइन किया गया था कि 12 ग्राम हमने लिया था C12 का आइसोटोप्स, उसमें जितने एटम्स थे उसको हमने एक मोल का नाम दिया। समझ गए? 12 ग्राम के C12 के आइसोटोप्स लिए और फिर उसमें नंबर ऑफ एटम्स जितने गिने वो एक मोल का उसको दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया, मोलर मास क्या बला है? तो देखो, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, इजंट इट? तो जो भी एटॉमिक मास को जब हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में। ठीक है, और इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो क्या होता है एटॉमिक मास बच्चा? वो भी होता है जो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स को डिटरमाइन करता है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज 1 मोल ऑफ एटम्स। क्या डिफाइन करता है? 1 मोल ऑफ एटम्स। तो अगर कोई भी 1 मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब कि उसमें 1 मोल ऑफ एटम्स का क्या मतलब है कि उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट। अब रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड मास की बात करें। किसकी? रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड मास। 1 सेकेंड, टाइम हो गया। ओके वेट, थोड़ा सा ये कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड मास। तो हमने मोल्स देखा, मोल्स देखा था ना अभी कि एक मोल का मतलब होता है जिसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 की क्वांटिटी हो। मास और मोल्स में क्या रिलेशनशिप है? अभी देखो, मोलर मास की डेफिनेशन है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। तो जिसमें भी इतने नंबर ऑफ एटम्स, समझिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स का कितना वेट है उसका मतलब है मोलर मास। समझ रहे हो? अब उनका कितना वेट होगा, जैसे ऑक्सीजन का मोलर मास अलग है, मतलब कि ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स अलग वे करते हैं, नाइट्रोजन के अलग करते हैं, क्लोरीन के अलग करते हैं। समझ रहे हो? जैसे जैसे एलिमेंट्स चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे उनका मोलर मास चेंज होता जाता है। तो मोलर मास का ये मतलब होता है कि अब हम एक एटम के मास को कंसिडर नहीं कर रहे, अब हम पूरे मोल्स। मोलर मास का मतलब है कि ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का वेट कितना है वो होता है उसका मोलर मास। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो थोड़ा सा बेसिक्स था। अब यहां से क्या है, आपका असली चीज, असली काम शुरू हो रहा है जहां से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। मोलर मास, किसी का भी मोलर मास होता है कि इतने मेरे पास एटम्स है, 1 मोल ऑफ एटम का मास कितना है, जो कि हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगा। समझ गए?
मोलर मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक रिलेटिव मास, मतलब ये सब इक्वल क्वांटिटीज होती है। बाकी बस आप इतनी सी चीज समझ जाइए, आप ये पढ़ लीजिएगा डेफिनेशंस जो हमने अभी तक डिस्कस किया वही लिखी है। ये होता है मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। समझ रहे हो? मोलर मास की जगह क्या लिखोगे? जो अभी मैंने एटॉमिक मासेस दिखाए थे ना, वो जो पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए थे, ये सारे एटॉमिक मासेस लिख के दिखाए थे ये सारे एटॉमिक मासेस। इसमें क्या क्या प्रेजेंट था बच्चा? इन सारे एटॉमिक मासेस में क्या क्या प्रेजेंट था? यही इनके मोलर मास भी हैं। ये जो एटॉमिक मासेस यहाँ लिखे थे ना, जो इसका 1 है, इसका 23 है, इसका 39 है, तो यही सब क्या माने जाएंगे? यही यहाँ पे बात लिखी है कि जो एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल होता है मोलर मास। ये हमने मान लिया है, ऐसा हमने सिस्टम डेवलप किया है कि जो एटॉमिक मास है वही उसका मोलर मास है। तो इससे मुझे पता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो मेरा फंडा क्या है ये कंफ्यूजन दूर करने का, क्योंकि ये चीज़ें ना आप थोड़ा और पढ़ोगे, थोड़ा 3-4 महीना पढ़ोगे तो ये समझ आ जाएगा। बट फिलहाल कंफ्यूजन है कि एटॉमिक भी वही है, मोलर भी वही है, कैसे होएगा? तो फंडा एक क्लियर रखो। हमें क्या सॉल्व करने? क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखना है कि जो भी उस पीरियोडिक टेबल में मासेस लिखे थे वो थे उनके मोलर मास। मतलब कि जो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है वो हम मोलर मास बोल रहे हैं, और वही उस पीरियोडिक टेबल में मेंशन्ड था। समझ गए? और मोल्स का फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं और फिर आज का सेशन एंड करते हैं। वेरीफाई बाय कैलकुलेटिंग दैट 5 मोल्स ऑफ CO2 एंड 5 मोल्स ऑफ H2O डू नॉट हैव द सेम मास। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ CO2 एंड 5 मोल्स ऑफ H2O डू नॉट हैव द सेम मास। मतलब पहले इसका मास कैलकुलेट करूंगी, फिर पता चलेगा ना कि इक्वल है कि नहीं है। तो CO2 का मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर मोलर मास था 12 था, और ऑक्सीजन का कितना था? 16 था। कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो हो गया 32। तो 32 + 12 कितना हो जाता है? 32 + 12 4 and 4 is 44। हो गया 44। उसके बाद 5, और इसके कितने मोल्स है? 5 मोल्स है, तो 44 × 5 कर दिया। नेक्स्ट कितना है? H2O। H2O में क्या है? एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 × 1, एक ऑक्सीजन का होता है 1 मोलर मास, 2 ऑक्सीजन से तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16, और एक ही ऑक्सीजन है तो 16, तो ये हो गया 18 इसका मोलर मास हो गया। ठीक है, अब क्या अब जो 18 × 5 करूंगी और 44 × 5 करूंगी, ऑब्वियसली डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो इन दोनों के 5 मोल्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव द सेम मास इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब इसके मोल्स 5 मोल्स का कितना मास होगा? अगर इसका मतलब है कि मैम 1 मोल का 44 ग्राम मास है, यही मतलब हुआ ना। 1 मोल ऑफ CO2 की बात हो रही है, 1 मोल ऑफ CO2 का 44 ग्राम्स मास है। और सिमिलरली 1 मोल किसका? वाटर का मैम 18 ग्राम मास है। लिख सकती हूँ 18 ग्राम मास है 1 मोल का। इसका है 1 मोल का ग्राम लिखो या फिर यू लिखो, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 मोल का इतना है, तो 5 मोल का कितना मास होगा? तो 5 मोल्स का तो इजी बात है, इंटू 5 करना पड़ेगा। 5 × 44 एंड ऑल्सो 5 × 18। सिंपल। अगर 1 मोल का इतना है तो 5 का इंटू 5 हो जाएगा। इजी सी बात है ये तो दोनों का इक्वल नहीं आएगा, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 240 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 240 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट्स हैव अ मोलर। ये हो गया क्लियर, मैं इरेज कर रही हूँ ये वाला। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं। 240 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 240 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट्स हैव अ मोलर रेशियो ऑफ 3:5। वेरी इजी, वंस अगेन मोलर रेशो दे रखा है आपको और ग्राम्स दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले कैल्शियम का कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैं n लिख रही हूँ फॉर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन